रे, राव जोधा को लिख ले जल्दी से। हाँ, बढ़ गई। अब वो मतलब वही जैसे सलाह दी गई थी कि भाई मंडोर को जीतने के पहले चारों तरफ जो ठिकाने बिठाए हुए हैं उनको विजित करो। तो राव जोधा बिल्कुल पहले ठिकानों को जीतेंगे और ठिकानों को जीतने के पश्चात वो अटैक करेंगे कौन से डोर पर? मंडोर पर। कंप्लीट ना? लिखिए जल्दी से। हेडिंग डाल दो राव जोधा। अब देखो राव जोधा का जो शासनकाल लिखेंगे ना, हम दो प्रकार का लिखेंगे। इनके पिता की मृत्यु कब हुई थी? 1400। तो फर्स्ट लिखोगे 1438 से लेकर 53 तक। 1438 से लेकर 53 तक लिखोगे मारवाड़ से निर्वासित काल। कौन सा काल? निर्वासित काल। निर्वासित काल का मतलब समझते हो? यानी मारवाड़ के आसपास रहते रहे पर मारवाड़ इनको प्राप्त नहीं हुआ था। कंप्लीट। और फिर दूसरा शासनकाल लिखोगे जो 1453 से लेकर 89 तक रहेगा राजा के रूप में। कंप्लीट ना? लिख लीजिए फटाक से। 1438 से लेकर 53 तो निर्वास काल और 53 से लेकर 89 तक। कंप्लीट ना? 89 तक। पहला ही पॉइंट लिखो, राव जोधा ने मेवाड़ से आकर बीकानेर के कौन से गांव में? काहुनी गांव में क्या ली रे? शरण ली। अगले पॉइंट में लिखोगे राणा चुंडा ने मंडोर को विजित कर अक्का सिसोदिया। कौन सा सिसोदिया? अक्का सिसोदिया व आहाड़ा हिंगोला को सौंपा। हिंगोला को सौंपा। सीधा लिखोगे नोट लगाकर 1453 ईस्वी में राव जोधा ने लोक देवता कौन से रे? बहुत बढ़िया, हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर को क्या किया? विजित किया। लिख लो फटाक से, मंडोर को विजित किया। बहुत बढ़िया रोहित, बिल्कुल अच्छे से क्लास नोट्स भी बनाने हैं आपको और बढ़िया अच्छे से स्टडी भी करनी है और कंटेंट भी अपना बनाना है। लिखिए, थोड़ा लिखने में फास्ट बने। लिख लिया? लिख लो लिख लो। डॉक्टर की भाषा तो नहीं लिख रहे हो? घर पर जाकर खुद को सोचना पड़ेगा बाढ़ मैंने क्या लिख दिया ये। हाँ, है ना? लिख रहे हैं? क्या पता, खाली पेज है, मर जाएगी। खाली पेज बता रही कि देख लो बोले।
कोई बात नहीं, लिखो जल्दी से, आगे बढ़े। हाँ जी, आगे देखो 1453 में राव जोधा ने जीत लिया कौन सा डोर, किसको पराजित करके, अक्का सिसोदिया और आड़ा हिंगोला को। और याद करो जब मैंने मेवाड़ पढ़ाया था तब ही 1453 में एक संधि बताई थी, आवड़ बावड़ की संधि, जो कराई थी कौन सी बाई ने, करवाई थी ना, लिख लो फटाक से, करवा दी, पर अब मारवाड़ पढ़ रहे तो लिखना पड़ेगा ना भाई, आवड़ बावड़ की संधि। आवाज मत करो रे, देखो आपस में बात मत करो। चौदह सौ तिरपन, ये संधि किसने करवाई, हंसाबाई के माध्यम से संधि, यह संधि मारवाड़ के राजा राव जोधा व मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के मध्य हुई, कुंभा के मध्य हुई, लिख लो फटाक से। उसके बाद अगले पॉइंट में नोट लगाकर लिखोगे, मुख्य केंद्र ऑब्लिक करके निर्धारण केंद्र कौन सा था रे, बोलो, बहुत बढ़िया। इस संधि के तहत सीमाओं का निर्धारण हुआ, कितनी सीमाओं का, कौन से साम्राज्य, लिख लो, मारवाड़ व मेवाड़ की साम्राज्य सीमा का निर्धारण, सीमा का निर्धारण। लिख लो फटाक से। लास्ट पॉइंट, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारदे का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया। और इस श्रृंगारदे ने क्या बनवाई थी वहां पर, हाँ जी सर प्लीज टेक्निकल टीम से रिप्लाई करने का बोलिए, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ अभी दीपक क्या नहीं लिखा गया, एक बार कमेंट्स वापस करें। लिखो जल्दी से। लिख लिया, पीछे लिख लिया ना, चलिए आगे बढ़िए। विवाह हो गया, ये हो गई। अब लिखो नोट लगाकर, राव जोधा ने, अब सुनो यहां पर क्या होता है, संधि तो हो गई, अब संधि के पश्चात क्या होता है, राव जोधा मंडोर दुर्ग को देखता है। तो मंडोर दुर्ग ने
सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं लगता है, सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं लगता। तो राव जोधा सोचते कि यार कोई नया गढ़ बनाऊंगा, नई राजधानी बनाऊंगा, ये तो मुझे सही नहीं लगती। हाँ बिल्कुल, तो सुनिए अच्छे से। तो राव जोधा जब मंडोर को सही राजधानी नहीं समझते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, तो यहां पर मैंने 2 लाइनें बना दी। राव जोधा मंडोर को देखकर कहते हैं, आता जाता कोई भी बैंड बजाता, आता जाता कोई भी बैंड बजाता, इसलिए मैं नया दुर्ग बनाता। और नया दुर्ग कौन सा? मर जाओगे, अरे आप मर जाओगे, सुन लो। पहले जो दुर्ग प्रस्तावित हुआ था वो मसूरिया पहाड़ी पर हुआ था। कौन सी पहाड़ी पर? मसूरिया पहाड़ी पर हुआ था। और बिल्कुल मसूरिया पर प्रोसेसिंग चलने भी लग गई थी। जब मसूरिया पहाड़ी पर बनने का निर्णय लिया गया तो कुछ ज्योतिष जो विद्वान थे कहा कि आप अगर मसूरिया पर बना रहे हो तो पानी की समस्या आ सकती है। तो कहा कोई नहीं, समस्या का निर्धारण हम कर देंगे। बाद में बिल्कुल काम चल रहा था इधर, एक समय में क्या होता है, राव जोधा शिकार करने जाता है। उस समय यहां पर एक पहाड़ी होती है, चिड़िया टुक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? चिड़िया टुक पहाड़ी होती है। चिड़िया टुक पहाड़ी के अंदर शिकार करने गए तो बच्चा लोग वहां पर एक इतना भयंकर दृश्य देखते कि राव जोधा एक वृक्ष के पीछे छुप जाते हैं और दृश्य देखते हैं। दृश्य में क्या देखते कि एक बकरी, जिसके सामने कोई जंगली जानवर, यही समझ लो कोई बड़ा जानवर था, हाँ शेर बोल दो या फिर कोई बड़ा जानवर खतरनाक वाला, सामने खड़ा था। अब बच्चा लोग बकरी जो थी वो न तो भाग रही थी न कोई बात, वो शेर के सामने ऐसे खड़ी थी, यानी फाइट करने वाली थी। अब आप मुझे बताओ, चाहे शेर हो कोई बड़ा जानवर हो, मृत्यु निश्चित किसकी थी? बकरी की। तो राव जोधा ने कहा यार अजीब दृश्य देख रहा हूं मैं। राव चुंडा को मालवा में शरण किन होने दी गुरुदेव, ये मैंने बताया था ना भाई, होसंग शाह ने। ये मेवाड़ में ही बता दिया था मैंने। कौन से शाह ने? होसंग शाह ने। ओके चलिए अब सुनो। तो राव जोधा ने कहा यार पहली बार मैं मेरी लाइफ में ऐसा कृत्य देख रहा हूं जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो राव जोधा वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और बकरी ने क्या ठान रखा था सुनो। बकरी को पता था कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, मैं मरूंगी पर लड़के मरूंगी। बकरी कंसंट्रेट कर रही थी उस जंगली जानवर की आंखों पर कि ये ज्यों ही मेरे ऊपर लपकेगा, मेरे बड़े बड़े क्या है, मैं मौका पाते ही आंख में एक सींग डाल दूंगी। अब बच्चा लोग बिल्कुल राव जोधा जी वहां पर खड़े और देख रहे थे कि आज बकरी तेरी ऐसी कम तेजी होने वाली है। अब बच्चा लोग वो जंगली जानवर जो भी था वो बकरी के ऊपर झपका के बकरी ने बढ़िया मौका देकर एक सींग फंसा दिया आंख के अंदर, आंख उसकी फूट गई। अब एक आंख, आपको पता हमारे एक आंख में कचरा जाता है ना तो दूसरी आंख ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, सही है कि नहीं है? तो ऐसा ही उस जानवर के साथ हुआ। उस जानवर की आंख फूटी, वो जानवर वहां पर करहाने लगा और भाग गया। बकरी ने भी अपनी पूंछड़ी हिलाई और कहा सिंगमणी, और वहां से चलती बनी। राव जोधा का ये क्या सीन हो गया जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो आज हुआ है। राव जोधा ने घोड़ा लिया और भाग कर आए, डोर ही डोर चिंतित थे। तो बिल्कुल वहां दरबार में मंत्री, ज्योतिष, विद्वान सब बैठे रहते थे। उन्होंने पूछा जोधा जी ऐसा क्या दृश्य देख लिया कि आप इतना परेशान हो कि सर आप समझा रहे तो इतने में पीछे की स्क्रीन दिखला दो। अच्छा कोई पीछे रह गया है,
महानुभव लिख लीजिए। तो कहा कि आप इतने परेशान क्यों हो, कुछ कारण है तो बताओ। तो राव जोधा जी ने पूरी बात बताई कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर ऐसा ऐसा दृश्य देखा। तो विद्वानों ने, ज्योतिषों ने थोड़े टिप्पणी खोले चिड़िया टूक पहाड़ी के बारे में और सलाह दी कि जोधा जी, अगर आप दुर्ग मसूरिया की बजाय कौन सी पहाड़ी पर बनाते हो, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाते हो, तो दुश्मनों को यहां तक पहुंचने में काफी समस्याएं होगी। तो बच्चा लोग, जोधा जी ने कहा काम रोको कहाँ का, मसूरिया का, और दुर्ग बनाओ कौन सी पहाड़ी पर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब चिड़िया टूक पहाड़ी पर क्या बन गया, दुर्ग बन गया। और अब मुझे एक बात बताओ, जहां दुर्ग बनेगा, जहां राजा रहेगा, वहीं पर तो जनता रहेगी। तो राव जोधा ने बिल्कुल मंडोर में जो जनता थी उनको जाकर कहा कि अब हमारी नई राजधानी बन रही है चिड़िया टूक पहाड़ी पर, तो आप भी एक काम करो, चिड़िया टूक पहाड़ी के चारों तरफ जाकर रहने लगो, बस जाओ। तो बिल्कुल मंडोर की जो जनता थी, राठौड़ साम्राज्य की जो जनता थी, वो आई और चिड़िया टूक पहाड़ी के चारों तरफ बस गई। 1459 के अंदर स्थापना हो गई। अब दुर्ग जो बना उसका नाम मेहरानगढ़, और इस चिड़िया टूक पहाड़ी की चारों तरफ आकर जो जनता रही थी, उस जनता रही थी तो एक काफी बड़ा नगर बस गया। तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ से ऊपर देखा तो काफी बड़ा नगर बस गया था। तब राव जोधा ने कहा ये जो नया नगर बसा है इसका नाम जोधाना। कौन सा धाना? अपने ही नाम पर जोधपुर का नाम रखा जोधाना, और बाद में हम इसको कहने लगे जोधपुर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। छाप लो फटाक से, लिखोगे फटाक से, नोट लगाकर, आवाज नहीं रे। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में चिड़िया टूक पहाड़ी पर, अभी हाँ बिल्कुल लिखाऊंगा, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। इस दुर्ग की नींव कौन सी माता? करणी माता ने रखी, तथा कौन सा नगर बसाया रे? जोधाना ऑब्लिक करके जोधपुर नगर बसाया। लिख लीजिए फटाक से, नोट लगाकर लिखोगे, राव जोधा ने राठौड़ राजवंश की राजधानी कौन सी धानी? राजधानी मंडोर से स्थानांतरित कर किसको बनाई रे? बोलो। मेहरानगढ़ को, दाना को बनाई, मेहरानगढ़ को बनाई। मजे ले रहे हो बेटे? लिख लो फटाक से, बनाई। हाँ विकास, क्या रिप्लाई करना है? विकास का कमेंट दिखाइए प्लीज। सर एलडीसी में सेट है क्या? नहीं, मेरा एलडीसी में कोई भी भाई सेट नहीं है। सीईटी, ये सीईटी का कह रहा है। सुनो, सेट देखो अभी ये क्लियरली नहीं हुआ, इस बात को ध्यान रखना। पहले सुन लो अच्छे से, आवाज नहीं, मर जाओगे तुम। देखो सरकार ने अभी ये लागू थोड़ी किया है कि कर दिया। हाँ तो सेट के तहत बिल्कुल बच्चा लोग आपकी एलडीसी आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। इसका निर्णय जो लेगी कौन लेगी?
राजस्थान सरकार। और बिल्कुल ये आपका पूरा आपके पास भी नोटिफिकेशन आएगा। पर आप बहुत बढ़िया है, अच्छे से बढ़िया अभी से प्रिपरेशन करो। अगर सेट लागू भी होगा ना तो सेट के अंदर जीके आएगा, पूरा सिलेबस ये आएगा, तो आपके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंप्लीट। ओके, लिख लीजिए जल्दी से। मेहरानगढ़ को क्या बनाई? राजधानी। अब कहा जाता है बच्चा लोग के इस जब मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई तो एक व्यक्ति को बिल्कुल जिंदा चुनवाया गया था। तो वो आप दुर्ग के जब दुर्ग पढ़ोगे ना आर्ट एंड कल्चर तो उसमें, वाह मस्त रहो, आगे बढ़ो। अरे कुछ नहीं है उसमें, कहा जाता है, सुनो पहले क्या किदवंती थी कि अगर किसी दुर्ग को चीर प्राचीर समय तक है जैसा का जैसा रखना चाहते हैं तो आत्मा आपको पता अजर और अमर रहती है। तो पहले के लोगों का मानना था कि अगर कोई विशालकाय दुर्ग या कोई जगह बनती है तो उसके अंदर एक व्यक्ति को जिंदा चुनवा दो, उस व्यक्ति की जो आत्मा होती है उस दुर्ग में बस जाएगी। आत्मा कभी भी न तो खत्म होती है न समाप्त होती है। तो लोगों का मानना था कि आत्मा उस दुर्ग में बस जाती है और वो दुर्ग कभी भी ध्वस्त और खंडित नहीं होता है। ये एक किंवदंती थी। कंप्लीट ना। उसी के तहत एक राजा राम खंडेला बोल दो, हाँ बिल्कुल राजा राम मेघवाल बोल दो, उसको जिंदा चुनवाया गया था। कंप्लीट ना। हाँ लिख लीजिए अब फटेक से। हाँ अब लिखिए, आगे लिखिए। मेहरानगढ़ हो गया ना। अब सुनो अच्छे से, लिखो राव जोधा ने आसपास की जागीरों को विजित किया। इन जागीरों के ठाकुर ऑब्लिक करके राजा जोधा के दरबार में क्या होते? उपस्थित होते। याद करो राव चूड़ा सामंत प्रथा बताया था। तो सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत किसके काल में हुई? तो देख लो, आसपास की जागीरों के खूब सारे जो छोटे मोटे राजा थे वो किसके दरबार में आते थे? जोधा के दरबार में आते थे और जोधा के कहे अनुसार क्या करते थे? काम करते थे। तो सवाल अगर पूछे सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत या विकास किसके शासनकाल में हुआ, और सिंपली पूछे सामंत प्रथा की शुरुआत किसके काल में हुई? राव चूड़ा। कंप्लीट ना। लिख लो फटाक से। सामंत प्रथा की वास्तविक शुरुआत राव जोधा के शासनकाल में हुई। राव जोधा को राठौड़ राजवंश का क्या कहा जाता रे? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। राव जोधा भी अपनी रानी से प्रताड़ित थे। हाड़ी रानी जसमादे। कौन सी रानी? हाड़ी रानी जसमादे। हाड़ी रानी जसमादे चाहती थी कि राजा अगर बने तो वो कौन सा देव? सातल देव बने। कौन सा देव? सातल देव बने। और बड़ा मतलब उनसे जो जोधा का योग्य पुत्र जो था वो था राव बीका। कौन था? राव बीका था। तो इसके पीछे अच्छे से सुन लेना,
सर जी, दुर्ग बनते थे तो समथिंग कितना समय लगता था? काफी समय लगता था। बच्चा लोग लगभग लगभग 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो दुर्ग पर डिपेंड करता। जैसे हम एक कमरे का डुंडा बनाते हैं तो 1 महीने में बना देते हैं, और घर डबल फ्लोर का बनाते हैं तो कम से कम 3-4 महीने लगते हैं। तो वैसे ही समय लगता था, पर पहले राजाओं के पास जनता खूब होती थी, तो वो जनता दिन और रात काम करती थी। और ये काम करने के लिए पहले प्रथा चलती थी, बेगारी प्रथा। कौन सी? बेगारी प्रथा। और पहले तय कर रखा होता था कि इस क्षेत्र के लोग इस समय आकर दरबार में क्या करेंगे? काम करेंगे। तो रात दिन काम चलता था, तो वो काम चलता रहता था कंप्लीट। जी सर, कोर्स कब तक हो जाएगा? अभी आधे घंटे के अंदर कंप्लीट। अब सुनो अच्छे से, अब मैं आगे बता रहा हूं, अच्छे से सुनना। अब राव जोधा का पुत्र जो होगा बड़ा बीका, वो बीकानेर कैसे जाएगा? उसको भेजा कैसे जाएगा? और इधर राव जोधा जिसको राजा बनाने चाहते थे, और जसमादे जो चाहती थी कि राजा सातल देव बने, तो राजा बना कैसे? तो सुनो, इसके अलग अलग मत बताए जाते हैं। मैं आपको सीधा मत बताता हूं जो आपके लेवल का है। कहा जाता है कि राव जोधा ने जब आसपास की खूब सारी जागीरों को जीत लिया था, तो जोधा के दरबार में सभी जागीरों के जो ठाकुर और राव होते थे वो उपस्थित होते थे। तो एक बार क्या हुआ था, राव जोधा के जो पुत्र थे, अच्छे से देख लो, राव जोधा का पुत्र था एक तो बीका, एक था सुजा, एक था सातल देव, और एक था वर सिंह। कौन सा सिंह? वर सिंह। इन सब का जिक्र होगा तुम्हारे सामने, और मैं हमेशा वही राजाओं के पुत्र बताता हूं जिनका इतिहास से रिलेटेड कुछ काम पड़ेगा हमारे। तो सुनो, अब राव जोधा राजा किसको बनाना चाहते थे, पर टारगेट पहले बाहर किसको निकलना पड़ेगा? सही है कि नहीं है? तो हुआ क्या था, राव जोधा ने आसपास के काफी क्षेत्र को जीत लिया था, और काफी क्षेत्रों को जीतकर छोटे छोटी जागीरें जो थी वो अपने पुत्रों में भी बांट दी। अब पुत्रों में बांट दी, अब ये पुत्र भी दरबार में क्या होते थे? उपस्थित होते थे जब सभा बुलाई जाती थी। तो एक बार राव जोधा ऐसे सिंहासन पर बैठे थे, इनके सभी कुंवर पुत्र और जागीरदार उपस्थित थे। जोधा जी का एक भाई था जिसका नाम था कांगल देव या कांदल देव। कौन सा देव? भाई था। तो बताओ बीका के क्या लगेगा? चाचा। सही है कि नहीं है? ये कांदल देव और बीका पास में बैठे थे, इन दोनों के चाचा भतीज के मस्त बनती थी। अब बच्चा लोग दोनों पास में बैठे थे, राव जोधा कोई महत्वपूर्ण बात बोल रहे थे। राव जोधा बात बोल रहे थे, तब बीका और कांदल आपस में कोई गुपसुप बातें कर रहे थे। मैं भी आपको कहता हूं ना, बोलो मत मर जाओगे, कहता हूं ना, थोड़ी देर तो मैं सोचता हूं समझ जाएंगे, पर जब तुम नहीं समझते हो तो तब मैं कहता हूं मर जाओगे। कहता हूं कि नहीं कहता? तो राव जोधा भी कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी बात कह रहे थे, तो राव जोधा की नजर पड़ी कांदल और बीका पर, तो दोनों गुपसुप बातें कर रहे थे। तो जोधा जिनका अभी रुक जाएंगे, वो बोलते रहे, वो रुके ही नहीं। राव जोधा बार बार उनका माइंड भटक रहा था। आखिरकार राव जोधा रुके और दोनों को कहा खड़े हो। तो बिल्कुल जोधा चाचा भतीज दोनों खड़े हो गए, बीका और कांदल। कहा कि ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो चाचा भतीज में खिचड़ी पकड़ी है? क्या कोई नया साम्राज्य बसा रहे हो क्या? यानी मजाक उड़ाई किसकी? बीका और कांदल की। ये बात लग गई किसके? बीका ने कहा चाचा अब तो मुझो की आन पड़ी है, अब तो साम्राज्य नया बसेगा। कहा पापा मेरे भुजबल में इतनी ताकत है कि मैं अपना खुद का साम्राज्य
खड़ा कर सकता हूं, बसा सकता हूं। कहा धोख दूं। साथ में गए कौन? और धोख जो लिया था 1465 के अंदर। बिल्कुल अपने पिता से आशीर्वाद लिया और कांदल अपने चाचा को लेकर चले गए कौन से प्रदेश की तरफ? जांगल प्रदेश की तरफ। और जांगल को जीतकर बसाएंगे बीका। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब जोधा जी तो यही चाहते थे, पीछे मिल गया किसको? नौ। जब जोधा दरबार छोड़कर जाने लगे, सॉरी बीका दरबार छोड़कर जाने लगे, तब बीका ने कहा पिताजी मैं झुकेगा नहीं साला। का क्या चाहते क्या हो? तो कहा कि दरबार एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, सिंहासन एक ही शर्त पर छोड़ूंगा। का क्या? कहा मैं योग्य पुत्र हूं और आपकी मृत्यु के पश्चात बेशक तुम्हें जिसको राजा बनाना है बना देना, पर बड़ा पुत्र होने के नाते और योग्य पुत्र होने के नाते आपकी छत्र, आपकी तलवार, आपका सिंहासन और ये राठौड़ों का राज चिन्ह, और राठौड़ों के राज चिन्ह में जो भी देवताओं की मूर्तियां वगैरह आती है वो मुझे मिलनी चाहिए। तो जोधा ने कहा वचन देता हूं ये तुझे मिलेगी। और चले गए कौन? बीका। किधर? जांगल प्रदेश की तरफ। कंप्लीट पता चल गया ना? हाँ बिल्कुल सर, आप जितनी विषय पढ़ा सकते हो उतनी विषय पढ़ाया करो। क्या बात है। बिल्कुल बच्चा लोग, आपका यही जो प्रेम आता है ना, यही तो हमें रातों को जगने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल फैक्ट है बच्चा लोग। ये जब प्रेम मिलता है तो इतना मैं आपको अभी भी कह देता हूं, अपने लाइफ और करियर के लिए कुछ रूल्स रखना। यहां पर पहली क्लास सुबह 7 बजे होती है और लास्ट क्लास 8 बजे। बीच में कभी कभार किस्मत अच्छी होती है तो 2-3 घंटों का गैप मिल जाता है। इतनी क्लासें होने के बावजूद भी या भोगना है ना, लास्ट क्लास के बाद दोनों कानों में से धुआं निकलता है, घर पर जाकर जनरेटर की तरह भम भम करता है, तो भी जाकर सीधा सो जाते हैं। पर याद रखना बच्चा लोग, सुबह जल्दी उठकर मैं खुद अपने सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ता हूं, क्योंकि एक ही चीज जाएगी तो फिर मेरे में नवाचार क्या होगा? सही है कि नहीं है? इसलिए आपको भी कहता हूं, अपने दिन के कुछ घंटे अपनी लाइफ के लिए सिक्योर करो। ज्यादा नहीं कह रहा हूं, कुछ घंटे, लिटल, सिर्फ मात्र 4 घंटे रिजर्व कर दो, 5 घंटे रिजर्व कर दो और बढ़िया पढ़ाई करो, ताकि ये 5 घंटे आपको कल कहीं और पहुंचाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, वरना रोते फिरने वालों की संख्या खूब है, रोते फिरने वालों को कोई भी काउंट नहीं करता, ये ध्यान रखना। और मैंने आपको पहले ही कह दिया, मैं जो पढ़ा रहा हूं इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैं 11th-12th कॉमर्स, बीकॉम, एमकॉम सब कॉम करने के बाद कॉम भ्रष्ट किया और फिर उतरा किस में? हिस्ट्री में। तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ओके, लिखिए जल्दी से, फटाक से लिखो, सीधा नोट लगाकर लिखो। राव बीका 1400 कब? 65 ईस्वी में किधर चले गए? जांगल प्रदेश की तरफ गए तथा देखो, जांगल प्रदेश में 1465 की तरफ गए, इसको विजिट करेंगे तब तक सन आ जाएगा 1488 तक। याद रखना, तो काफी संघर्ष चलेगा। जांगल प्रदेश की तरफ गए तथा जांगल प्रदेश को विजिट कर, जांगल प्रदेश को विजिट कर 1488 में कौन सा नगर? बीकानेर नगर बसाया तथा
राठौड़ राजवंश की कितवी शाखा रे? दूसरी शाखा स्थापित की। अगले पॉइंट में लिखोगे राउत जोधा के पश्चात मारवाड़ के राजा कौन बने रे? सातल देव बने। सातल देव राठौड़ बने। लिख लो फटाक से। मेवाड़ में राज सिंह के शासन काल में कौन से शासक मूर्तियां लेकर आए? शासक नहीं लेकर आए थे, पंडित जी लेकर आए थे। 2 पंडित लेकर आए थे। ये जो मूर्तियां थी मैंने पहले ही तुम्हें बता दी थी, द्वारिकाधीश की मूर्ति और श्रीनाथ जी की मूर्ति। इन दोनों मूर्तियों को जो स्थापित कराया था 1669 में स्थापित करवाया था। कंप्लीट ना? ओके। और जो पंडित जी मूर्तियां लेकर आएंगे वो पहले मूर्तियां लेकर आएंगे हमारे वाड़ ही वाड़ मारवाड़ यानी जोधपुर में। जोधपुर में ये मूर्तियां काफी दिनों तक चौपासनी गांव में रही थी। कौन से गांव में? चौपासनी गांव में रही थी। चौपासनी गांव में काफी दिनों तक रहने के कारण चौपासनी गांव के लोगों ने उस बैलगाड़ी के अंदर द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी की मूर्तियों की क्या की थी? पूजा की थी। और फिर पूरी बात पूछी उन पुजारियों को कि भाई ये मूर्ति कहाँ से लाए हो, क्या मतलब है, क्या काम है और कैसे तुम यहाँ लेकर आए हो? तो उन्होंने पूरी बात बताई कि औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ो अभियान चलाया है और हम वृंदावन की तरफ से आए हैं। किधर से आए हैं? वृंदावन की तरफ से आए हैं। और ये मूर्तियां औरंगजेब क्या करना चाहता था? ध्वस्त करना चाहता था। तो हम मंदिरों से ये मूर्तियां लेकर आए और हमने प्रण लिया है कि हम मर जाएंगे पर इन मूर्तियों को ध्वस्त होने। तब कहा कि ये मूर्तियां अब एक ही राजा बचा सकता है, वो है किंग मेवाड़ के राणा राज सिंह। तो वो दोनों पुजारी जी हमारे उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स के आगे से होकर एलडीसी के बच्चों को कहा आ जाओ दर्शन कर लो, बाबू बन जाओगे। तो बिल्कुल छोरों ने 11, 51, 21 रुपए की क्या चढ़ाई? प्रसाद चढ़ाई। और फिर महंत गुसाई जी ने कहा ओके, हाँ 51 रुपए की चढ़ाई है, नौकरी मांग रहे हो, शर्म आने की बात है। बाबूजी आगे गए और गए किसके दरबार में? राज सिंह के दरबार में। और राज सिंह को पूरी बात बताई। तब राज सिंह ने कहा औरंगजेब की औकात नहीं है कि वो मेवाड़ साम्राज्य में पैर भी रख दे। अगर औरंगजेब ने अभियान चलाया मंदिर तोड़ो अभियान, तो मैं मंदिर बनाओ अभियान चलाता हूँ और दोनों मूर्तियों की स्थापना मैं करूंगा। कहानियां खूब भरी पड़ी है, तुम जहां पर ठोकोगे कहानी निकलेगी। आगे बढ़ो। सातल देव राठौड़, फटाक से हेडिंग डाल दो। ये लो एक कहानी और धुआंधार आ गई। सातल देव, कौन सा देव? राव सातल देव राठौड़। और सातल देव राठौड़ का शासनकाल लिख दो 1489 से 1492, 1492। फटाक से लिखो। हाँ बहुत बढ़िया, नील चौधरी बहुत ही अच्छा, गोविंद और दामोदर दास लेके आए थे। बिल्कुल सर, वास्तविक संस्थापक राव चूड़ा नहीं, एक विद्वान ने पर्टिकुलरली जो वास्तविक संस्थापक बताया वो किसको बताया? राव जोधा को। सर बीकानेर का नाम बीकानेर कैसे पड़ा? मुकेश बड़े बेच में आकर मिलो, पूरी चीज बताऊंगा। याद रखना, दोस्ताना अगर किसी से दोस्ती रखते हो ना, तो राव बीका का एक दोस्त था नरा जाट। कौन सा जाट?
नराज जाट था और नराज जाट ने ही जांगल प्रदेश को जीतने में सहायता की थी। किसकी? राव बीका की। और नराज जाट जब जांगल प्रदेश को अंतिम रूप से जीता जाएगा तो कोई अभियान के अंदर लड़ता हुआ मारा जाएगा। तो राव बीका को बहुत दुख हुआ था। तब राव बीका ने 1488 ईस्वी में जब बीकानेर नगर बसाया, नगर बस गया था, तब राव बीका ने कहा कि ये जो नगर बसा है मेरे मित्र नराज जाट की वजह से बसा है, तो इस नगर का नाम हम दोनों के याराना पर होगा। मेरा लिया जाएगा बीका और नराज जाट का लिया जाएगा नेर, और नाम पड़ गया बीकानेर। मस्त रहो। तो मैंने कहा ना, तुम जहां ठोकोगे कहानी निकलेगी, और बहुत बड़ी कहानी है ये। अब आगे बढ़ो, अब कहानियां ज्यादा नहीं सुननी है, मर जाओगे। अब यहां पर भी सारा कहानी आ गई। लो समझ लो पहले, कौन से देव? सुनिए अच्छे से, पहले समझ लो। अगर फास्टली समझना चाहते हो और पूरा समझना चाहते हो तो आप तो बोर्ड पर देखो, समझाने की गारंटी मेरी। रात को जब कभी भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो कहानियां वापस आएगी। तो सुनो, ये राव जोधा पहले, सॉरी, सातल देव पुत्र किसके थे रे? फटाक से बोलो। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि राव जोधा का एक तो पुत्र था, बोलो कौन? ये तो चला गया कौन से नेर? पीछे बच्चा कौन सा देव? ये बन गया मारवाड़ का राजा। एक था जा ही जा, कौन सा जा? ये सुजा बाद में जागेगा, अभी सो रहा है। एक था वर सिंह, कौन सा सिंह? तो मैंने तुम्हें कहा था जोधा ने आसपास के खूब सारे क्षेत्र को जीता था, तो इस वर सिंह को जो जागीर दी थी वो दी थी मेड़ता की। बोलो किसकी? मेड़ता की। अब बच्चा लोग, उसी समय एक था मेर ही मेर, और अजमेर का नवाब था मल्लू खां। बोलो कौन सा खां? इस मल्लू खां की नजर थी कौन से डता पर? यानी अजमेर के मल्लू खां मेड़ता को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। तो मल्लू खां ने षड्यंत्र रचा और मेड़ता के वर सिंह को पत्र लिखा कि वर सिंह जी, अजमेर आओ मेहमान बनकर, तुम्हें अच्छी अच्छी अजमेर की वादियों की सैर करवाएंगे। तो हमारे वर सिंह जी भोले थे थोड़े, कहने में आ गए किसके? मल्लू खां के। तो बिल्कुल वर सिंह जी गए मेड़ता से कौन से मेर, तो बिल्कुल थोड़े दिन बढ़िया खातिरदारी की, घुमाया फिराया, गढ़बीटड़ी दुर्ग बताया, और भी जो हाना सागर जो थी पानीपता से खाए किए, मौज की। अब वर सिंह जी ने कहा अब आदेश दीजिए, हम वापस जा रहे। कहा? मेड़ता। तब मल्लू खान ने कहा आना सबका तय है, जाना तय नहीं है, कैद कर लो। अब कैद किसको कर लिया? अरे बोलो, वर सिंह का भाई कौन था? और वर सिंह का भाई कौन था? बीका। तो बच्चा लोग बिल्कुल जितने कितने भी भाई थे वो सब मिले और आए कौन से? मेर की तरफ अटैक किया, अजमेर की तरफ। बच्चा लोग तब कहा, मल्लू खान ने कहा आई एम जस्ट जॉकिंग, ले जाओ किसको? वर सिंह को छोड़ दिया। थोड़ा छिटपिट लड़ाई हुई थी। मल्लू खान ने कहा फायदा इसी में होगा कि वर सिंह जी को छोड़ देते। अब वर सिंह जी को छोड़ दिया गया। वर सिंह जी चले गए वहां से मेड़ता। अब सातल देव भी तो अजमेर गए थे ना। अब सातल देव अजमेर से आ रहे थे, उनकी सेना भी आ रही थी। रास्ते में गजबन पानी ने चाल ली। गजबन। अब बच्चा लोग सातल देव जी आगे चल रहे थे। अब सातल देव जी के जो सैनिक थे उनकी नजर पड़ी किस पर? गजबन पर नजर पड़ी तो सैनिक सब घूरने लगे किसको? और बेटा सब सैनिक कर रहे थे ओ हो। तो सातल देव जी ने कहा मरा बड़ा पीछे ओ क्या हो रहा है? सो सातल देव जी ने अपने घोड़े को यू टर्न किया, आगे देखा तो गजबन 52 गज का दामन पैर मटक चालूंगी।
तो सातल देव जी ने आंखें दिखाई किनको? सैनिकों। चलते बड़ो। अब बच्चा लोग सैनिक सब बड़े कौन से वार्ड की तरफ? मारवाड़ की तरफ। अब सातल देव जी ने गजबन को देखा और कहा, हे क्या बोलती तू? तो गजबन ने पहले देखा, बोलो किसको? किसको? हमारे टेक्निकल वाले भैया को भी मजा आ रहा, तो ये बेचारे पूरे नीचे हो गए क्योंकि इनको हंसी आ रही है। मस्त रहो, मैंने कहा ना हिस्ट्री में तुम्हें पूरी हंसते हंसते याद करा दूंगा। तो बिल्कुल बच्चा लोग, गजबन ने पहले हमारे सातल देव जी को देखा तो सातल देव जी जस्ट लाइक शाहिद कपूर अट्रैक्शन वाले थे। तो गजबन ने भी कहा मैं क्या बोलूं, तो कहा सुन, हाँ ये देखो गजबन बन रहे हो, शर्म करो, बड़ो गजबन, तुम गजबना हो। तो बच्चा लोग, तो कहा मैं क्या बोलूं, तो कहा सुन, तो कहा सुना, कहा आ जाइए हम चलते कौन से वार्ड। तो बच्चा लोग बिल्कुल इस गजबन को लेकर आ गए कौन से देव। अब ये देखो, गौर से देखो, गजबन के सिर पर क्या है? मटका। हुआ क्या था, गजबन ने अपने घर पर खाना बनाया था और खाने में मिर्ची थोड़ी ज्यादा डाल दी, तो इनके पिताजी खाना खा रहे थे तो मुंह जला, तो कहा बेटा पानी लेकर आ। तो कहा पापा सॉरी, पानी तो मैं लेकर आती, और लेने गई पर वापस आई नहीं। अब बच्चा लोग, घर पर पिताजी का मुंह जल रहा का, छोरी बावड़ी अभी तक नहीं आई। तो वो गया, उसके पिता गए और कहा कि मैं छोरी को कहता था तू गजब बन मत चाल। अब वो संभालते रहे अपनी पुत्री को। शाम हो गई थी। शाम के समय में मारवाड़ के क्षेत्र की तरफ से कोई वो जानवर चराने गया हुआ था, तो उसको पूछा कि भाई मेरी गजबन को देखा क्या? तो कहा एक सेना गुजरी थी और सेना का जो राजा था उसके आगे एक सुंदर कन्या जरूर बैठी थी। अब वो तुम्हारी गजबन थी या कौन थी ये पता नहीं है। अब अच्छा लोग, ये बात कही तो बिल्कुल याद रखना, वो जो गजबन के पिता थे उनका नाम था गुड़ले खां। कौन से खां? इस नाम से कुछ याद आया थोड़ा कुछ? हाँ, गुड़ले खां थे। और गुड़ले खां की जो लड़की थी अति सुंदर थी, इसका नाम था गिंदली। गिंदली क्या था? याद करने का तरीका, हाँ गिंदली से याद रखोगे गिंदोली। कौन सी दोली? और याद करो, मैंने बताया था सिंगोली, गिंगोली, गिंदोली। कितनी गोलियां हुई? सही है कि नहीं है? तो अब देखो, इस गिंदोली की वजह से मारवाड़ और अजमेर के बीच में युद्ध होगा। तो अच्छे से सुनना। अब अच्छा लोग, गुड़ले खां को पता चल गया, जैसे ही उस चराहे ने बात बताई कि भाई मारवाड़ की तरफ से ना जा रही थी, जो राजा था उसके आगे एक कन्या, सुंदर कन्या बैठी थी। तो ये गुड़ले खां जो था वो मल्लू खां का सेनापति था। अब पूरी बात समझ गया था गुड़ले खां। गुड़ले खां सीधा गया मल्लू खां के पास और दरबार में जाकर कहा, मल्लू खां आज अगर मेरी बेटी का किडनैप हुआ है तो तुम्हारी वजह से। तो मल्लू खान कहा मैंने क्या किया? तो कहा तुम नहीं बुलाते कौन से सिंह को, और ना ही वर सिंह को बुलाते, वर सिंह को कैद करते तो ना आता कौन सा देव, और सातल देव अगर नहीं आता तो मेरी बेटी का किडनैप वो उठाकर नहीं लेकर जाता। मल्लू खान ने कहा यार बात तो का टेंशन, तू और मैं दोनों चलेंगे और अटैक करेंगे कौन से वार्ड पर? मारवाड़ पर। अब बच्चा लोग, बिल्कुल अजमेर की सेना ने मारवाड़ पर क्या की? चढ़ाई की, अटैक किया, आक्रमण किया। दोनों की सेनाओं में भयंकर क्या हुआ? युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर सातल देव ने बिल्कुल पराजित किया किसको? अजमेर की सेना को। अब अजमेर की सेना जब पराजित हुई
तब भागने लगी युद्ध मैदान से, तब बच्चा लोग भाग रही थी। तब पिपाड़ नगर था। कौन सा नगर? अरे बोलो कौन सा नगर? पिपाड़ नगर था। पिपाड़ नगर के अंदर गणगौर पर्व मनाया जाता है ना, तो गणगौर पर्व कहा जाता है, काफी दिनों तक पहले मनाया जाता था। हाँ बिल्कुल, काफी दिनों तक। तो गणगौर पर्व पर कुंवारी कन्याएं जो थी, 140 कुंवारी कन्याएं, वो पिपाड़ कस्बे के बाहर एक तालाब था और उस तालाब के पास भगवान शिव का मंदिर था, तो वहां पर जाती, भगवान शिव की पूजा अर्चना करती, वहां पर थोड़ी देर नाचती। तो बच्चा लोग बिल्कुल 140 कुंवारी कन्याएं जो मंदिर भगवान शिव की पूजा कर रही थी, तालाब के किनारे नाच रही थी और नाचते नाचते गीत गा रही थी, मान्ने खेलन दो गणगौर, मान्ने नाचन दो गणगौर, मान्ने रमण दो गणगौर। अब बच्चा लोग ऐसे बिल्कुल पर्व मनाया जा रहा था, तो वहां से अजमेर की सेना गुजरी। अजमेर की सेना गुजरी, तब गुड़ले खां की नजर पड़ गई इन कुंवारी कन्याओं पर। गुड़ले खां ने मल्लू खां को कहा फॉर्च्यूनर रॉक, तो कहा क्यों, पीछे काका जी आ रहे होंगे। काका जी का मतलब सातल देव। तो कहा नहीं रॉक, उधर देख। तो कहा क्या? कहा कि सातल देव ने कितनी उठाई? मैं 100। तो कहा जाता है कि सभी कुंवारी कन्याओं को उठा लिया अजमेर की सेना ने। अब ये यहां से भागे और आगे एक गांव था, कोषाणा का गांव। कौन सा गांव? हाँ, कौन सा गांव? कोषाणा का गांव था। वहां तक पहुंचे, पीछे आ ही रहा था सातल देव, और सातल देव को जब पिपाड़ कस्बे के अंदर घुसा तो उसी मंदिर से एक छोरी जो थी वो बेटी मंदिर के पीछे छुप गई थी और वो भागने लगी अपने घर की तरफ के पीछे, और सेना आई। तो वो डरी हुई तो थी। उसने कहा भगवान के लिए मुझे मत पकड़ो। तो सातल देव ने कहा हुआ क्या? तो कहा हम यहाँ पर 140 छोरियां नाच रही थी, ले गया कौन? एक सेना वाला। तो ये बात सातल देव को पता चली। तो सातल देव जो सेना ने कोषाणा गांव में या आसपास डेरा डाल रखा था, गया कौन? और कोषाणा गांव में भयंकर वाला वापस क्या हुआ? कहा जाता है कि गुड़ले खां के बोगने में खूब सारे क्या लगे थे? तीर। इस युद्ध में सातल देव भी काफी घायल हो गए थे, पर उन्होंने 140 कुंवारी कन्या जो अगवा की थी उनको रिहा करवाया। गुड़ले खां को मौत के घाट उतार दिया गया। तो यहां पर इंटरटेन के लिए थोड़ा याद करवाता हूं। सातल देव ने कुंवारी कन्याओं को कहा एकदम सकुशल, सब कुछ सही है, अब चलो। तब उन कुंवारी कन्याओं में से एक कुंवारी कन्या ने कहा कि यह गुड़ले खां मेरे को देख के गीत गा रहा था, आशिक बनाया आपने। तो बच्चा लोग गुस्सा आया किसको? और सातल देव ने काट दिया सिर किसका और दे दिया किनको? कुंवारी कन्याओं को। कुंवारी कन्याओं ने सिर के अंदर क्या लगे हुए थे उनको क्या किया? बाहर निकाला। तो बच्चा लोग सिर जो था पार हो गया था। तो छोरियों ने कहा आरंपार दिखाई दे रहा है। अब बच्चा लोग सातल देव ने कहा कि देखो जो घटनाएं घटित हुई है, ये घटना घटित हुई है, आप सब सकुशल हो तो इसका जिक्र जाकर आप मत करना, वरना आपके परिवार वालों को चिंता होगी। तो बच्चा लोग वचन लिया का प्रॉमिस नहीं करेंगे। गलत प्रॉमिस कर दिया। बातें पहले भी नहीं पचती थी और आज भी नहीं पचती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहा है। तो सुनो, अब बिल्कुल कुंवारी कन्याओं ने कहा बिल्कुल इसका जिक्र नहीं करेंगे। अब बच्चा लोग पिपाड़ कस्बे के पास आए और बिल्कुल उनको 140 को उतारा। कहा कि अब जाओ। तो 140 को ज्यों ही उतारा, भोगना हाथ में था किसका? तो उतारते ही तो छोरिया सब 140 कहने लगी गुड़ लो उठाकर ले गो। पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। सातल देव ने कहा
बात पचती ही। अब बच्चा लोग, जब उनके घर वालों को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई, पर घर वालों को ये संतुष्टि हुई कि भाई हमारी कन्याएं वापस आ गई, तो पूरे नगर के अंदर मिठाई बांटकर क्या मनाया गया? जश्न मनाया गया। अब बच्चा लोग, सातल देव जी ने पिपाड़ क्रॉस किया और उन्होंने कहा, ओ माई गॉड, मैंने तो ससुर जी को मार दिया। गुड़लेखा क्या लगता था? सही एक नहीं है। अब ये बात पूरे मारवाड़ में आग की तरफ फैल गई और इधर मारवाड़ में पता चल गई ये बात। अरे गजबन को गोली मारो। अब गिंदोली को, किसको? अब गिंदोली को ये बात पता चल गई, तो गिंदोली को पता चली तो बच्चा लोग आवाज नहीं, तो सातल देव जी बिल्कुल पहुंचे। तो सातल देव जी बिल्कुल गिंदोली के पास गए तो मनाने लगे। तब गिंदोली ने कहा, आप एक शब्द भी नहीं बोलोगे, हम आपसे जो सवाल पूछते हैं उसके जवाब दो। तो कहा, पूछो। तो कहा, एक बात बताओ, हमारे पिताजी को क्यों मारा? तो कहा सातल देव ने कि आपके पिताजी ने हमारे साम्राज्य से 140 कुंवारी कन्याओं को उठाया, अगवा किया। सीधा गिंदोली ने कहा, इसकी शुरुआत किसने की? सातल देव ने कहा, बिल्कुल हम आपको लेकर आए हैं, पर हम सिर्फ हमारी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से भी लेकर आए हैं। आप अपनी मर्जी से आए हैं और आपके पिता उठाकर लेकर जा रहे थे, और इस साम्राज्य के राजा होने के कारण हमारा फर्ज बनता है कि हम बचाए किनको? हमारी जनता को। आपके पिताजी हमारे हाथों से मारे गए। तो गिंदोलिन का, कोई बात नहीं, आप अपने राजा का धर्म निभाओ, मैं अपने मतलब बेटी का धर्म निभाऊंगी पिता के प्रति। तो कहा, क्या चाहते हो? कहा कि ये मारवाड़ की जनता मेरे पिता को भी याद करे, ऐसा कुछ करो। तब बच्चा लोग, राव सातल देव ने कहा कि आपके पिता की इस घटना के याद में संपूर्ण मारवाड़ के अंदर चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुड़ला तैयार मनाया जाएगा, गुड़ला पर्व मनाया जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब ये कब मनाया जाता है ये याद नहीं होता, सही है ना? अभी याद कराता हूं, मस्त रहो। पहले ये सुनो, मनाया कैसे जाता है। बच्चा लोग, ग्रामीण क्षेत्र में ही मनाया जाता है, सिटी में तो ये लगभग खत्म हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, एक कॉलोनी की जो छोटी छोटी लड़कियां होती है वो क्या करती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, एक दिन पहले या दिन को ही कुमार के घर जाती है और छोटा सा क्या लेकर आती है, घड़ा। उस घड़े में चारों तरफ क्या हो रखे होता है, छेद, और उसके अंदर जो ही शाम हो जाती है तो एक दीपक प्रज्वलित करती है। अंदर दीपक प्रज्वलित करती है, ऊपर ढक्कन लगा देती है, तो वो दीपक जलता है तो वो उन छिद्रों में से क्या निकलता है, बाहर प्रकाश रोशनी निकलती है, और कॉलोनी के हर घर के आगे जाकर, हर घर के आगे जाकर गीत गाती है, सुहागण बारे आओ गुड़लो घूमेला जी घूमेला। बच्चा लोग, ये गीत की लाइनें क्यों याद की है, क्योंकि भुगत भोगी हूं। मतलब समझे आप? कई बार एग्जाम में तो नहीं पूछा, पर कब साक्षात्कार हुआ था तो मैंने हॉबी डाल दी थी, इतिहास के अनसुने पहलुओं को जानना। तो यही पॉइंट पूछ लिया था कि गुड़ला घटना याद है, तो मैंने पूरी फटाक फटाक बता दी। तो अगले ने कहा, बहुत बढ़िया। तो कहा, इसकी याद में कुछ पर्व, मैंने कहा चैत्र कृष्ण अष्टमी चाहे तो कहा ठीक है, इस गुड़ला गीत की 2 लाइनें गाकर सुना दो। गुस्सा ऐसा आया कि मुक्का मार दो। अब साले ने, मतलब मैंने सब जवाब दिए, कोई सही कितने दिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आगे जो बैठा है वो सेलेक्ट करने के लिए नहीं, काटने के लिए बैठा है। इस बात को ध्यान रखना। तो बस अब क्या गीत सुनाऊं, पल में जज्बात बदल गए।
और बच्चा लोग फिर उस घटना से मैंने हर एक गीत को याद कर लिया, पर वापस कभी गीत पूछे ही नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी कोई भी चीजें जो होती है ना, उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा याद कर लेना चाहिए। तो बिल्कुल वो जाती है तो घर का एक सदस्य, जैसे हर घर के बाहर गई तो गीत गाया, तो उस घर का जो बड़ा सदस्य होता है उनके कानों में आवाज पड़ती है, तो घर का बड़ा सदस्य बाहर आता है। वो घड़ा होता है ना, घड़ा, उस घड़े के अंदर कुछ सिक्के वगैरह रुपये डाल देता है, और अगर नोट होता है तो पास में जो लड़कियां होती है उसको एक को पकड़ा देता है। तो सुनो, ये कब मनाया जाता, अभी याद करवाता हूं। जब कुंवारी कन्याएं आकर गीत गाती है, सुहागण बारे आओ गुड़लो घूमेला जी घूमेला, तब हमें जाना है। और लड़कियों का जो घड़ा होता है ना, वो सिर पर, उस घड़े के अंदर सिक्के डालने हैं। क्या डालने हैं? अरे बोलो, क्या डालोगे? और सिक्के जो डालोगे 8 डालोगे। कितने सिक्के डालोगे? अरे बोलो, क्या डालोगे? क्या डालोगे? क्या डालोगे? कितने? चैत्र कृष्ण अष्टमी। बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ? ये सवाल खुद कह रहा है कि मैं ऑटोमेटिकली याद हो जाऊंगा। सी के कितने डाले? तो सी का मतलब, के का मतलब, और 8 का मतलब। अब बताओ, अगर मैं रट्टा सिस्टम अपनाता ना तो ये चीज नहीं निकलती। मैंने इतिहास, तुम तो पढ़ते हो, मैंने इतिहास को जिया है। छाप लो फटाक से, फटाक से लिख लीजिए। कौन सा देव? हाँ, सातल देव। सातल देव। आवाज नहीं, आवाज नहीं। देखो, बोलोगे ना तो फिर मैं आगे फिर कहानियां और नहीं सुनाऊंगा, वरना फटाक से छापते रहो। शासनकाल लिखोगे 1489 से 1492। पहला ही पॉइंट लिखोगे, आवाज नहीं। सातल देव के भाई का नाम, सातल देव के भाई का नाम कौन सा सिंह था रे? वर सिंह ऑब्लिक करके वीर सिंह। अजमेर के मल्लू खां ने धोखे से वर सिंह को क्या कर लिया रे? कैद कर लिया। वर सिंह को कैद कर लिया। अगले पॉइंट में नोट लगाकर लिखोगे, मारवाड़ के सातल देव ने अजमेर पर, बोलो क्या की? अजमेर पर चढ़ाई या आक्रमण किया, तथा किसको? वर सिंह को रिहा करवाया। अब लिखोगे सीधा पॉइंट, अजमेर के मल्लू खां ने व सेनापति, कौन सा खां? हाँ बिल्कुल, गुडले खां ने मारवाड़ पर क्या किया रे? आक्रमण किया। फटाक से लिखिए। हाँ, सभी लड़कियों के सिर पर घड़े नहीं थे। ऐसे तो घर का जो मुखिया होगा दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि कुंवारी कन्याएं 100, 200 एक गई तो हर एक के घड़े में 8-8 रुपए डालेगा, तो एक दिन के कितने गए? 1600 रुपए। और ये तैयार जो है अष्टमी को लेकर तृतीया तक चलता है, तब तक रसीद जो फटेगी 21,000 के आसपास फट जाएगी। सिर्फ एक ही घड़ा होता है। हाँ,
फटाक से लिखिए। लिख लिया? फास्ट लिखो थोड़ा। अब बताओ, अजमेर की सेना पीपाड़ नामक कस्बे से 140 कुंवारी कन्याओं को अगवा करेगी। हाँ जी, लिखो फटाक से। अरे लिख लिया क्या? फटाक से छापो। अजमेर की सेना ने कौन से पीपाड़ नामक कस्बे से कितनी 140 कुंवारी कन्याओं को अगवा किया। सातल देव ने कोसाना गांव के समीप कोसाना गांव, और ये कोसाना और पीपाड़ जो है ये कौन से पुर? जोधपुर, लिख लेना। कोसाना गांव के समीप अजमेर की सेना से क्या किया रे? युद्ध किया तथा कन्याओं को रिहा करवाया। अब जो युद्ध हुआ, एक तो कौन से गांव में हुआ था रे, इसलिए इस युद्ध को कहा गया कोसाना का युद्ध। और एक इस युद्ध का मुख्य कारण कौन सा था? तो इसी युद्ध को कहा गया गिंदोली का युद्ध। ये जो हुआ था 1492 में हुआ। राव सातल देव वर्सेस, बोलो कौन? अजमेर का मल्लू खां प्लस कौन सा खां? गुड़ले खां। सीधा लिखोगे परिणाम। किसकी विजय रे? सातल देव की विजय। आगे बढ़िए फटाक से। सीधा लिखोगे कौन सा तैयार? गुड़ला तैयार। और गुड़ला तैयार के अंदर सीधा लिखोगे राव सातल देव के समय प्रारंभ, समय मारवाड़ में प्रारंभ। कब प्रारंभ होता है रे? चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुक्ल तृतीया तक। लिख लो फटाक से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे ही आप पढ़ते रहे और कंटेंट बनाते रहे और बढ़िया अच्छे से स्टडी करते रहे। अब देखो, सातल देव की क्या हो गई? फिर कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के पश्चात क्या हुआ था? सुनना अच्छे से। अब राजा बने तो कौन बने? क्योंकि बीकानेर, देखो सन कितना रहा है 1492। उधर बीका ने बसा लिया था कौन सा नेर? बीकानेर, उसका खुद का साम्राज्य हो गया। अब इधर जो आपके
जो क्षेत्र था जोधपुर मारवाड़, तो अब जो राजा बना सातल देव की मृत्यु के पश्चात कौन बना? सुजा बना। अब देखो 1488 तक तो राव बीका आपके बीकानेर को बसाने में व्यस्त था 88 तक, और ज्यों ही इधर सातल देव की मृत्यु हुई, सुजा क्या बना? राजा। तब राव बीका ने सुजा को कहा कि पिताजी ने मुझे वचन दिया था कि राज चिन्ह मुझे मिलेंगे, तो सुजा जी मुझे मेरे राज चिन्ह लौटा दो। सुजा ने कहा नहीं दूंगा। तब बच्चा लोग राव बीका ने कहा मरने के लिए। राव बीका पूरी सेना लेकर लगभग आ गए थे, डोर ही डोर। तब बच्चा लोग राव जोधा की रानी थी जसमा दे। कौन सी दे? अरे बोलो कौन सी दे? जसमा दे ने कहा किसको? कहा देख तेरा नाम सुजा है। वो ठोक ठोक के आ गया कौन से डोर तक? बिल्कुल तेरे पिताजी ने वचन दिया था कि राज चिन्ह, छत्र, तलवार, मूर्ति जो है ये सब किसको मिलेगी? बीका को मिलेगी, तो लौटा दे। तो कहा आ गया क्या सेना लेकर के? हाँ। तो बच्चा लोग राव सुजा ने जो कोई भी राज चिन्ह में जो थे वो सभी राज चिन्ह लौटा दिए। किसको? बीका को मंडोर लौटा दिया और कहा आई एम जस्ट जॉकिंग। तो कहा इसी जॉकिंग के तेरे चक्कर में ठोकिंग हो जाती। और राव बीका मतलब राज चिन्ह वगैरह लेकर वापस चला गया कौन से नेर? बोलो समझ में आया कि नहीं? अब सवाल पूछेगा, सुनना। राव सुजा के समय बीकानेर के किस राजा ने अटैक किया? राव बीका ने। समझौता किसने करवाया? कौन सी दे? इस जसमा दे को अच्छे से याद रखना। कंप्लीट ना सिर्फ राव सुजा का एक ही पॉइंट लिख लो फटाक से। सर जी बेक लो, ये लो बेक ले लिया, लिखो फटाक से। अच्छा ये कहाँ आ गया? मुर गया। लिख लीजिए जल्दी से। हाँ गुरुजी, इंडिया पाक चल रहा है, युद्ध अभियान में किसकी विजय होगी? देखो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। और अगर मुझे पूछते हैं तो फॉरएवर के लिए इंडिया, और मेरा जो फेवरेट है वन एंड ओनली रोहित शर्मा। कंप्लीट ना? हाँ बिल्कुल। वाह नहीं, चुपचाप मर लो, छाप लो। आगे बढ़ो। सातल देव हो गया, सीधा लिखो कौन सा सुजा? राव सुजा। आवाज नहीं, लिखो जल्दी से, फास्ट लिखोगे। राव सुजा का सीधा शासनकाल लिखोगे 1492 से 1515। आगे लिखोगे राव सुजा, और राव सुजा के अंदर पहला ही पॉइंट लिखोगे इनके समय बीकानेर के राव बीका ने राज चिन्ह लेने हेतु मारवाड़ पर क्या किया रे? बोलो। अटैक नहीं, आक्रमण किया। अटैक किया, आक्रमण किया। समझौता कौन कराएगी? हाड़ी रानी जसमा दे के कहने पर राव सुजा ने मारवाड़ के राज चिन्ह बीका को लौटा दिए।
बीका कहां चला गया रे? वाह, लौटा दिए, इतना ही लिखो, लौटा दिए। कोर्स कब तक होगा? अभी हाथों हाथ हो जाएगा। कितने वस्तुएं लेकर जाते हैं सर बीका? याद रखना, देखो अपने पिता की तलवार लेकर गया, अपने पिता का मुकुट लेकर गया, अपने पिता का जो राज चिन्ह और सिंहासन था वो लेकर गया, वो जो नागणेची माता की जो मूर्ति और जो फोटो थी वो लेकर गए, सब कुछ लेकर गए थे राज चिन्ह के रूप में, जो भी चीजें होती थी, छत्र वगैरह सब कुछ। ओके, लिखिए, जल्दी से लिखिए। लिख लिया? ये हो गया सुजा? हो गया ना? अब आगे लिखो राव घांगा। राव गांगा, गंगा नहीं, गांगा। और गांगा का शासनकाल लिखोगे 1515 से 1532। फटाक से लिख लो राव गांगा का सीधा पॉइंट। इनके समकालीन मेवाड़ के राजा, उधर गंगा इधर राजा सांगा थे। सांगा की सैनिक सहायता 2 बार की। कितनी बार? 2 बार की। फर्स्ट लिखोगे, एक तो ईडर युद्ध के समय। कौन से युद्ध? ईडर युद्ध के समय कितने सैनिक भेजे थे? 7000 सैनिक। किसने? गंगा ने। किसकी सहायता के लिए? दूसरा लिखोगे, कौन सा युद्ध? खानवा युद्ध। और खानवा युद्ध के समय जो भेजे थे 4000 सैनिक। किसके नेतृत्व में? बहुत बढ़िया, मालदेव के नेतृत्व। लिख लो फटाक से। करणी माता का मंदिर किसने बनाया गुरुजी? ये बीकानेर पढ़ेंगे तब बताऊंगा। और करणी माता का जो मंदिर बनाएगा कर्ण सिंह, और पुनर्निर्माण जो कराएगा गंगा, बीकानेर का गंगा सिंह। ओके, हाँ बिल्कुल सर जी, हमारे बीकानेर में आज भी मंदिर है नागणेची माता का। फटाक से लिख लीजिए, फास्टली लिखो। दीपक लखवाणी 1520 में हुआ। क्या हुआ 1520 में भाई? हाँ, युद्ध ईडर का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? फटाक से लिख लो, सेवकी का युद्ध। कौन सी? सेवकी का युद्ध कब हुआ था रे? 1529 में राव घांगा वर्सेस नागौर का दौलत खां। कौन सा खां? दौलत खां। परिणाम में लिखोगे गंगा की क्या हुई रे? विजय हुई। नोट लगाकर लिखोगे, इस युद्ध में दौलत खां की तरफ से गंगा का भाई शेखा मारा गया। लिख लीजिए फटाक से। और गंगा की जो सहायता की थी, सैनिक सहायता, बीकानेर के राउजेत सिंह ने की थी। लिख लीजिए फटाक से।
राव जीत सी। फटाक से लिखिए। सर जी ट्विन टावर गिर गया, बेरहमी से गिरा दिया गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आवाज नहीं रही, फटाक से लिख लो। लिख लिया? हाँ लिख लिया तो रुको ही मत, छापते रहो। नोट लगाकर लिखोगे राव गांगा के पुत्र कौन से देव? मालदेव राठौड़ ने दुर्ग की पिनक से, की खिड़की लिख दो और आप पिनक में कंफ्यूज होगे, खिड़की से गंगा को नशे की हालत के समय क्या किया रे? बोलो। नीचे फेंक दिया। क्या दड़ी थी जो फेंक दिया? नीचे गिरा दिया। बेटे कह रहे फेंक दिया, नीचे गिरा दिया, जिससे गंगा की, बोलो मतर चुपचाप छाप लो वरना मैं अभी फुल स्टॉप लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर। यहां पर दो हो जाएंगे, एक तो पितृहंता और एक स्टूडेंट हंता। गंगा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लिखोगे मारवाड़ का प्रथम कौन सा हंता रे? पितृहंता कौन सा देव? मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़ लिख लीजिए फटाक से। सर खानवा के युद्ध में सैनिकों की संख्या, सर खानवा के युद्ध में सैनिकों की संख्या मैंने बताई ना कितनी थी? 4000। सर जी इसे सेवकी का युद्ध क्यों कहा जाता है? सेवकी नामक गांव में हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेवकी का युद्ध। सर जी नशे में कौन था? गंगा था। कंप्लीट ना? चलिए लिख लीजिए, मरने वाला ही नशे में होगा। कंप्लीट। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त। कल आपके एंट्री होगी देवों के देव, मालदेव, और धुआंधार और खतरनाक युद्ध भी होंगे और कहानियां भी आएगी। कंप्लीट? हाँ बिल्कुल, आपका कमेंट्स बिल्कुल शो हो रहा है। आप तो बस पढ़ते रहे, अच्छे से मस्त रहे। मत छाना, न्यूज आपको मिल गई होगी। कल आपके मेले की छुट्टी है, मस्त रहे। हाँ